welcome to AnthroWord. So in this lecture we are going to discuss about the topic economic organization, जो पेपर 1 का टॉपिक नंबर 3 है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे कंटेंट्स क्या हैं आज लेक्चर में डिस्कस करने के लिए। तो इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी में हम डिस्कस करेंगे मीनिंग, स्कोप एंड रिलेवेंस ऑफ इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी, फॉर्मलिस्ट एंड द सब्सटेंटिविस्ट डिबेट, प्रिंसिपल्स गवर्निंग प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज, और इसमें हम देखेंगे रेसिप्रोसिटी, रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केट, सबसिस्टिंग ऑन द हंटिंग एंड द गैदरिंग, फिशिंग, स्वीडनिंग, पास्टोरलिज्म, हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर, और ग्लोबलाइजेशन एंड इंडिजीनियस इकोनॉमिक सिस्टम। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मीनिंग को समझते हैं। इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी या इकोनॉमिक्स का जो कॉन्सेप्ट आता है उसका जो सेंटर है वो है फूड। तो फूड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक रिक्वायरमेंट होती है ह्यूमन बीइंग की, और इसे या तो हम सराउंडिंग से कलेक्ट करते हैं या फिर हम मैनुअली प्रोड्यूस करते हैं। बट व्हेन वी ह्यूमन लीड अ सोशल लाइफ वी नीड टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स इन द सोसाइटी। एज ए ह्यूमन लाइफ जब हम एक सोशल लाइफ को स्टार्ट करते हैं तब इंडिविजुअल्स के रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने की ज़रूरत होती है, और इसके लिए रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है एमंग द ऑल इंडिविजुअल्स एंड द होल प्रोसेस बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर अ सोशल कॉज। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है डिस्ट्रीब्यूशन का वह सोशल कॉज के लिए होता है, और इस प्रकार से इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इसेंशियल होता है टू इंश्योर द प्रोडक्शन और द कलेक्शन, distribution and consumption in an equitable way। और इस तरह से इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है प्रोडक्शन कलेक्शन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कंजम्पशन के लिए इन द इक्विटेबल वे। अगर ऐसा नहीं होता है तो इट विल रिजल्ट इन पॉवर्टी एंड फेमाइन। अब हम इसके डेफिनेशंस को देखते हैं। तो होबल एंड वेबर ने एक डेफिनेशन दिया है, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन मे बी डिफाइंड एज द ह्यूमन बिहेवियर बाय विच गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, अलोकेटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड, यूज्ड एंड कंज्यूम्ड। तो होबल एंड वेबर ने बताया कि इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन बिहेवियर के द्वारा डिफाइन किया जा सकता है, जिससे कि गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है, एलोकेट किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यूज़ किया जाता है और कंज्यूम किया जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है, उसको रेमंड फर्थ ने दिया था, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ टाइप ऑफ सोशल एक्शन। तो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन एक सोशल एक्शन का टाइप है। इट इन्वॉल्व्स द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ ह्यूमन सर्विस विथ वन अनदर एंड विथ गुड्स सच अ वे दैट दे सर्व द गिवन एंड्स। और इन्वॉल्व करता है वेरियस काइंड ऑफ ह्यूमन सर्विसेज एक दूसरे के साथ और गुड्स की कॉम्बिनेशन को इस तरीके से कि वो एंड के नीड्स को कंप्लीट करें। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है उसको मजुमदार एंड मदन ने दिया है, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ द ऑर्डरिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिलेशन एंड ह्यूमन एफर्ट्स इन ऑर्डर टू प्रोक्योर एज मेनी ऑफ द नेसेसिटीज ऑफ डे टू डे लाइफ एज पॉसिबल विद एक्सपेंडिचर ऑफ मिनिमम एफर्ट। सो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिलेशन और ह्यूमन एफर्ट्स के ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्डरिंग को कंसिस्ट करता है, जो कि डे टू डे नेसेसिटीज़ उनके एक्सपेंडिचर के मिनिमम एफर्ट को प्रोक्योर करता है। इट इज अटेम्प्टेड टू सिक्योर द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पॉसिबल थ्रू द अडॉप्टिंग द लिमिटेड मीन्स ऑफ द अनलिमिटेड एंड्स इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। और यह मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को सिक्योर करता है थ्रू अडॉप्टिंग द लिमिटेड मीन्स ऑफ द अनलिमिटेड एंड्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। तो ओवरऑल ये ह्यूमन के नीड्स को कंप्लीट करने, उनके एफर्ट्स को मिनिमाइज़ करने और उनके नेसेसिटीज़ को कंप्लीट करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कंपोनेंट्स को। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें आता है रिसोर्सेज, जो कि लैंड को भी इंक्लूड करता है। उसके बाद आता है ह्यूमन कोऑपरेशन, जो कि डिवीज़न ऑफ लेबर को इंक्लूड करता है। थर्ड वन इज़ द टेक्नोलॉजी, जिसमें हम टूल्स और नॉलेज की बात करते हैं।
एंड द फोर्थ वन इज़ द कैपिटल, जिसमें गुड्स एंड आइडियाज यूज टू प्रोड्यूस द अदर गुड्स। इन सिंपल इकोनॉमीज़, जो सिंपल इकोनॉमीज़ होती है, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ डन by the elders of the society by considering the norms and the values present in that society। तो जो सिंपल सोसाइटीज़ होती हैं, जो कि मॉडर्न सोसाइटी से काफ़ी डिफरेंट होती हैं, और जो उनका ऑर्गेनाइजेशन होता है वो एल्डर्स के द्वारा किया जाता है नॉर्म्स और वैल्यू के बेस्ड पे, और लोगों का वेलफेयर इन सोसाइटीज़ का मेन टारगेट होता है। बट इन द कॉम्प्लेक्स मॉडर्न सोसाइटीज़, लेकिन जो अभी आज का जो मॉडर्न सोसाइटी है जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, द कैपिटलिस्ट्स एंड द एंटरप्रेन्योर्स प्ले अ मेजर रोल। तो यहाँ पे कैपिटलिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स ये एक मेजर रोल प्ले करते हैं, और उनका जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट और द सेल्फ गेन होता है। तो सिंपल इकोनॉमीज़ में हम एक कलेक्टिव सोसाइटी की बात करते हैं, जहाँ पे लोग कलेक्टिवली एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, लेकिन मॉडर्न कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ में इंडिविजुअलिटी की बात होती है। अब हम देखेंगे इकोनॉमिक्स एंड द इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी को। तो यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की कुछ इंस्टांसेस दिए हुए हैं जो कि केरला के कुछ पार्ट में हैं। तो सबसे पहला है पनपयत्तु और द कुरी कल्याणम। तो एक सिस्टम प्रैक्टिस किया जाता है नॉर्थ मालाबार में टू कलेक्ट अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मनी व्हेन द मेंबर्स आर इन द डायर नीड ऑफ इट। तो ये एक सिस्टम होता है जिसमें कि कुछ अमाउंट ऑफ मनी को कलेक्ट किया जाता है जब उनके किसी मेंबर को पैसे की ज़रूरत होती है। मीन्स कि कलेक्टिवली वो पैसा इकट्ठा करते हैं और उस सोसाइटी के किसी एक मेंबर की जो ज़रूरत होती है उस पैसे की, उसको वो फुलफ़िल करते हैं। सेकंड इंस्टांस है कि फाइनेंशियल हेल्प और गिफ्ट गिवन बाय फ्रेंड्स एंड द रिलेटिव्स ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, हाउस वार्मिंग सेरेमनी। तो कुछ सेरेमनीज़ होती हैं जैसे मैरिज या हाउस वार्मिंग सेरेमनी जो होती है, यहाँ पे फाइनेंशियल हेल्प किया जाता है या गिफ्ट दिया जाता है बाय द फ्रेंड्स और द रिलेटिव्स। सो यह एक सेकंड इंस्टेंस है जहाँ पे इस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जाती हैं। थर्ड है कि फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन बाय द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी फॉर कंडक्टिंग द रिलीजियस फेस्टिवल्स। तो कुछ रिलीजियस फेस्टिवल्स को कंडक्ट करने के लिए उस सोसाइटी के सारे लोग ही फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन करते हैं और अपने रिलीजियस फेस्टिवल को कंडक्ट कराते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि क्या ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ही इंक्लूड करती हैं, इन्वॉल्व करती हैं। दूसरा क्वेश्चन, इज़ देयर एनी अंडरलाइंग सोशल इम्प्लीकेशंस टू दिस। इसके लिए क्या कोई सोशल इम्प्लीकेशंस भी हैं। थर्ड थिंग है कि वेदर दिस टाइप ऑफ इंट्रैक्शंस आर स्टडीड इन इकोनॉमिक्स। क्या इस तरह की जो इंट्रैक्शंस होते हैं वो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है उसमें हम पढ़ाई करते हैं उस चीज़ की। तो इन द अबव केसेस, इन एडिशन टू द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, देयर आर सर्टेन सोशल एंड द कल्चरल एलिमेंट्स एज वेल। तो अभी जो हमने 3 स्टांसेस देखे उसमें कुछ सोशल और कल्चरल एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। गिविंग गिफ्ट्स and the contribution encourage the social and the emotional attachment among the members। तो गिफ्ट देना या इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन जो है वो सोशल और इमोशनल अटैचमेंट को इनकरेज करता है बिटवीन द मेंबर्स। इट ऑल्सो बिकम्स द पार्ट ऑफ आवर कल्चरल लाइफ, और यह हमारे कल्चरल लाइफ का पार्ट बन जाता है जिससे कि हम इकोनॉमिक्स में हम एग्जामिन नहीं करते हैं। और इस तरह से इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी एनालाइज करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी को एज अ पार्ट ऑफ कल्चरल लाइफ ऑफ सोसाइटी। तो इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी इकोनॉमिक एक्टिविटी को इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज नहीं करता है, बल्कि यह एक कल्चरल लाइफ का पार्ट मानकर एनालाइज करता है। इट ऑल्सो डील्स विद द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी इन इट्स होलिस्टिक एंड इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। तो यह इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स को डील करता है ह्यूमन सोसाइटी में इन द होलिस्टिक एंड द इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। तो इसको होलिस्टिक और इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से स्टडी करता है, न कि केवल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से स्टडी करता है। जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स होता है वह एक सोशल साइंस होता है जो डील करता है प्रोडक्शन को, डिस्ट्रीब्यूशन को और कंजम्पशन को इस कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में, जबकि इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी एक्सप्लेन करता है ह्यूमन इकोनॉमिक बिहेवियर को इन द वाइडेस्ट हिस्टोरिक, जियोग्राफिक एंड द कल्चरल स्कोप। तो
इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी का जो स्कोप है वो काफ़ी वाइड है, क्योंकि वह ह्यूमन इकोनॉमिक बिहेवियर को स्टडी करता है हिस्टोरिक, जियोग्राफिक और कल्चरल स्कोप में। इट्स ओरिजिन एज अ सब फील्ड ऑफ एंथ्रोपोलॉजी बिगिंस विद द ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट मालिनोवस्की, और इसका ओरिजिन स्टार्ट हुआ एज अ सब फील्ड ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, जो कि एक ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे मालिनोवस्की, इन्होंने स्टार्ट किया था। इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी इनिशियली डील्ड विद द प्री लिटरेट एंड द पीजेंट सोसाइटी। तो इनिशियली इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी प्री लिटरेट और पीजेंट सोसाइटी को डील करता था, जबकि आज के टाइम पे इंडस्ट्रियल सोसाइटी भी इसका कंसर्न बन चुका है। ऑन द अदर हैंड, द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स रिवॉल्व्स अराउंड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ द मोर कॉम्प्लेक्स एंड द टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटी अलोन। जबकि जो आज का इकोनॉमिक्स है वह आज के कॉम्प्लेक्स और टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटी को ही रिवॉल्व करता है, स्टडी करता है। इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी नॉट ओनली डील्स विद द inner dynamics of the pre-literate and the peasant society, but also explores the involvement of these societies in the national or the world economics। तो इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी सिर्फ प्री-लिटरेट और पीजेंट सोसाइटी को ही स्टडी नहीं करता है, इन सोसाइटीज़ के नेशनल और वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में इन्वॉल्वमेंट को भी एक्सप्लोर करता है। जो इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी है यह एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है सक्सेस या फेलियर को प्री लिटरेट सोसाइटी की इन द वाइडर इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी सिर्फ प्री लिटरेट या पीजेंट सोसाइटी का ही स्टडी नहीं करता है, बल्कि यह उसके नेशनल और वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में कंट्रीब्यूशन के साथ साथ उनके सक्सेस और फेलियर को भी स्टडी करता है। अब देखते हैं फॉर्मलिस्ट एंड द सब्सटेंटिविस्ट डिबेट। जो फॉर्मलिस्ट होते हैं वह अज्यूम करते हैं कि ऑल पीपल्स, मॉडर्न और द ट्राइबल, एक्ट टू मैक्सिमाइज देयर इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट एंड गेंस। तो फॉर्मलिस्ट का ऐसा मानना है कि वो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग हो या ट्राइबल्स हों, वो अपने इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करने के लिए काम करते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। फॉर्मलिस्ट्स हाइपोथेसाइज that people do tend to look for the best rational strategy for the economic decision making। फॉर्मलिस्ट जो है हाइपोथेटिकली वो सोचते हैं कि लोग अपने इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग के लिए बेस्ट रैशनल स्ट्रेटजी का यूज़ करते हैं, जिससे कि उनका सेल्फ इंटरेस्ट और गेन हो सके। फॉर्मलिस्ट एम्प्लॉय द सेम जनरल थ्योरीज डेवलप्ड बाय द इकोनॉमिस्ट्स। जो फॉर्मलिस्ट होते हैं, ये जो आज के इकोनॉमिस्ट हैं, उनके सेम जनरल थ्योरी को एम्प्लॉय करते हैं। दे फोकस ऑन द इकोनॉमिक वेरिएबल्स सच एज द प्रोडक्शन, कंजम्पशन पैटर्न्स, सप्लाई एंड डिमांड, एक्सचेंज एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट्स हैं उनका फोकस जो है वो प्रोडक्शन और कंजम्पशन पैटर्न, सप्लाई एंड डिमांड, एक्सचेंज एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, इन पे होता है। और फॉर्मलिस्ट जो है वो सेम जनरल थ्योरी को एम्प्लॉय करते हैं जो कि मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने डेवलप किया हुआ है। और इस तरीके से जो फॉर्मलिस्ट्स होते हैं वो एक अपना व्यू देते हैं कि जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है वह सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट से डिफरेंट होता है। सो द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ द ट्राइबल सोसाइटीज़ ऑट टू बी स्टडीज फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। सो जो ट्राइबल सोसाइटीज़ का इकोनॉमिक एस्पेक्ट है उसे हमें इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही स्टडी करना चाहिए, ऐसा फॉर्मलिस्ट का मानना होता है। बिकॉज इन द ट्राइबल सोसाइटी मैक्सिमाइजेशन प्रिंसिपल ऑल्सो एग्जिस्ट एंड रैशनल डिसीजंस ऑल्सो टेकन। क्योंकि जो ट्राइबल सोसाइटीज़ होती हैं वहाँ पे भी मैक्सिमाइजेशन प्रिंसिपल एग्जिस्ट करता है और वहाँ पे भी रैशनल डिसीजंस लिए जाते हैं। इसलिए जो ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं उनको इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही स्टडी करना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है सब्सटेंटिव स्कूल ऑफ थॉट, जिसे रिप्रेजेंट किया गया था बाय द मालिनोवस्की, और डाल्टन ने सपोर्ट किया था कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट इज़ अ पार्ट ऑफ सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो इस थॉट को मालिनोवस्की ने रिप्रेजेंट किया था और डाल्टन ने सपोर्ट किया था कि जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट होता है वह एक सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट का पार्ट होता है। तो इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी इज प्राइमरली कंसर्न विद द ट्राइबल सोसाइटीज़। तो जो इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी है वो प्राइमरली
ट्राइबल सोसाइटीज़ से कनेक्टेड होता है, जबकि इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ जो है वो सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ से रिलेटेड होता है। इवांस प्रिटिचार्ड ने जब न्यूअर कम्युनिटी का स्टडी किया था तब उन्होंने बताया था कि न्यूअर इकोनॉमिक जो रिलेशनशिप होता है वो ऑलवेज फॉर्म पार्ट ऑफ द डायरेक्ट सोशल रिलेशन ऑफ द जनरल काइंड। तो जो इनका इकोनॉमिक रिलेशनशिप होता है वो हमेशा ही डायरेक्ट सोशल रिलेशन का पार्ट होता है। एमंग द ट्रोब्रियंड आइलैंडर, कुला इज इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज द सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो ट्रोब्रियंड आइलैंडर है वहाँ पे कुला एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। और कुला में लोग जो है वो सेवरल टाइप्स ऑफ रेड सेल नेकलेस और वाइट सेल ब्रेसलेट्स को एक सी जर्नी पे ले जाते हैं और उनका एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ विद देयर किन्समैन एंड फ्रेंड्स। तो कुला जो एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है उसका कैसे सोशल रिलेवेंस है, कुछ रेड सेल नेकलेसेस होती हैं और कुछ वाइट सेल ब्रेसलेट्स होते हैं। और जब भी ये एक सी जर्नी पे जाते हैं तो जो उनके साथ किन्समैन और फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ वो नेकलेस और ब्रेसलेट का एक्सचेंज करते हैं, और जो नेकलेस देता है उसको रिटर्न में ब्रेसलेट मिलता है, और इस एक्सचेंज से कोऑपरेशन बढ़ता है और उनका एक रिलेशनशिप क्रिएट होता है जो कि एक सोशल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है। सो दे एक्सचेंज गिफ्ट्स नॉट बिकॉज ऑफ देयर इकोनॉमिक नीड बट टू सिंपली द स्ट्रेंथन देयर बॉन्ड ऑफ द किनशिप एंड द फ्रेंडशिप। तो जो यहाँ पे गिफ्ट का एक्सचेंज किया जाता है उसका कोई इकोनॉमिक रिलेवेंस नहीं होता है, लेकिन वो अपने बॉन्ड को स्ट्रेंथन करने के लिए यूज़ करते हैं विद देयर किन्समैन एंड फ्रेंड्स। सो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एमंग द ट्रोब्रियंडर एक्सचेंज ऑफ नेकलेस एंड ब्रेसलेट इन द कुला प्रमोट्स द इंटीग्रेशन। तो इस प्रकार से जो नेकलेस और ब्रेसलेट का एक्सचेंज होता है वह इंटीग्रेशन को प्रमोट करता है कुला में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अमंग द अंडमानीज वेन एवर टू फ्रेंड्स मीट दे एक्सचेंज गिफ्ट, इवन चिल्ड्रन आर एक्सचेंज ऑन रेसिप्रोकल बेसिस। अंडमानीज में जब दो फ्रेंड्स एक दूसरे से मिलते हैं तो वो गिफ्ट का एक्सचेंज करते हैं, इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों को भी एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। एंड सच एक्सचेंज प्रमोट्स द कोऑपरेशन एंड द इंटीग्रेशन इन द सोसाइटी। और वो बच्चों का एक्सचेंज वो परमानेंट बेस पे करते हैं, ना कि टेम्परेरी बेस पे करते हैं, और ये चीज़ें उनके बीच एक कोऑपरेशन क्रिएट करती है और सोसाइटी में इंटीग्रिटी लाती है। द रेसिप्रोकल exchange of gift promotes the interdependence and cooperation among the different tribes of Nilgiri Toda, Kota, Kurumba and the Bagda। और ये रेसिप्रोकल एक्सचेंज जो होता है या डिफरेंट ट्राइब्स में कोऑपरेशन को बढ़ाता है, जैसे कि नीलगिरी टोडा, कोटा, कुरुम्बा और बगदा ट्राइब्स में। अमंग द क्वैकितल इंडियन, पोतलेज इज अ रीडिस्ट्रीब्यूटिव मैकेनिज्म दैट प्रिवेंट्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन द फ्यू हैंड्स। तो जो क्वैकितल इंडियंस होते हैं उनके बीच पोतलेज एक रीडिस्ट्रीब्यूटिव मैकेनिज्म होता है जो कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करता है अमंग द ऑल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी और एक इगलिटेरियन सोसाइटी का निर्माण करता है। पोतलेज क्या होता है कि अगर एक इंसान है उसके पास बहुत सारा पैसा है और वह सोसाइटी में एक अलग पोजीशन पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो जो बाकी के मेंबर्स होते हैं वो उससे नीचे लेवल पर होते हैं क्योंकि उनके पास वेल्थ नहीं होती है। तो यह पर्सन सारे लोगों में अपने पैसे को बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और सारे लोग सेम लेवल पे आ जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोतलेज। नाउ प्रिंसिपल्स गवर्निंग द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज। तो जो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज को गवर्न करने वाले प्रिंसिपल्स हैं हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो जो प्री लिटरेट इकोनॉमी थी वह प्रिंसिपल ऑफ एक्विजिशन एंड कंजम्पशन पे बेस्ड थी। यहाँ पे कोई भी प्रोडक्शन नहीं था, केवल कलेक्शन और कंजम्पशन एग्जिस्ट करता था। A low degree of technical knowledge and lack of specialization characterize this economy। तो इस इकोनॉमी में एक लो डिग्री ऑफ टेक्निकल नॉलेज थी और स्पेशलाइजेशन की कमी थी।
द अर्लियर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मेनली डिपेंडेंट ऑन द नेचर। तो जो अर्लियर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी वो उसका जो सेंटर पॉइंट था वो नेचर था, क्योंकि वो नेचर पे डिपेंडेंट थे और यहाँ पे सिर्फ कलेक्शन और कंजम्पशन ही एग्जिस्ट करता था। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल थी और लेबर का जो डिवीज़न था वो एज और सेक्स के बेस पे था। द कॉन्सेप्ट ऑफ द पर्सनल प्रॉपर्टी वॉज टोटली अननोन। यहाँ पे पर्सनल प्रॉपर्टी का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था। सिंपल इकोनॉमीज़ डील ओनली विद द कलेक्शन एंड द कंजम्पशन ऑफ द रिसोर्सेज। तो जो सिंपल इकोनॉमीज़ थी वो सिर्फ कलेक्शन और कंजम्पशन पे डील करती थी रिसोर्सेज के। दे वर ओरिजिनली अफ्लुएंट सोसाइटीज़ विद द अवेलेबिलिटी ऑफ एडेक्वेट फूड सप्लाई। और ये ओरिजिनली एक अफ्लुएंट सोसाइटी थी। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक system of the earlier simple society, 3 different factors are analyzed। तो जो इकोनॉमिक सिस्टम है अर्लियर सिंपल सोसाइटीज़ का, उसको समझने के लिए हमें 3 डिफरेंट फैक्टर्स को स्टडी करना इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज़ द प्रोडक्शन, सेकेंड वन इज़ द कंजम्पशन एंड थर्ड वन इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट वन, दैट इज़ द प्रोडक्शन। सो द इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द अर्ली फूड प्रोड्यूसिंग सोसाइटीज़ वर द सबसिस्टेंस टाइप। जो अर्ली फूड प्रोड्यूसिंग सोसाइटीज़ थी उनमें जो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन था उसका टाइप सबसिस्टेंस टाइप का इकोनॉमी था। मीन्स कि प्रोडक्शन इज इक्वल टू द कंजम्पशन। दे फॉलोड द प्रोडक्शन कंजम्पशन इकोनॉमी एंड फूड वॉज प्रोड्यूस्ड ओनली फॉर देयर कंजम्पशन। और यह प्रोडक्शन कंजम्पशन इकोनॉमी को फॉलो करते थे और फूड उनके सिर्फ कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस किया जाता था, उससे अधिक प्रोड्यूस नहीं किया जाता था। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसिस्टेंस टाइप जो है वो डिनोट करता है कि जितना प्रोडक्शन हुआ है उतना ही कंजम्पशन हो रहा है। मीन्स कि फूड जो है वो सिर्फ कंजम्पशन के लिए ही प्रोड्यूस किया जा रहा है। फूड सप्लाई वाज रिलेटेड टू लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज एंड द कैपेसिटी ऑफ द पीपल टू यूटिलाइज देम। तो जो फूड सप्लाई था वो लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज से रिलेटेड था और लोग कितना यूटिलाइज कर सकते हैं वो उनकी कैपेसिटी के हिसाब से ही प्रोड्यूस किया जाता था या सप्लाई किया जाता था। कंज्यूमर गुड्स वेर प्रोड्यूस ओनली टू सर्व द इमीडिएट नीड्स। जो कंज्यूमर गुड्स थे वो इमीडिएट नीड्स को ही फुलफिल करने के लिए प्रोड्यूस किए जाते थे। द फैमिली एंड द किन ग्रुप्स वेर ऑनर ऑफ द प्रोडक्शन। और जो प्रोडक्शन के ऑनर थे वो फैमिली और किन ग्रुप्स के लोग थे और वो सेल्फ सफिशिएंट थे इन देयर इकोनॉमिक नीड्स। तो उनका जो इकोनॉमिक नीड्स था उसके लिए ये लोग सेल्फ सफिशिएंट थे जो उनका प्रोडक्शन था। देयरफॉर द सिस्टम ऑफ कॉमर्स डिड नॉट डेवलप इन दिस सोसाइटी। और इस वजह से जो कॉमर्स का सिस्टम होता है वो डेवलप नहीं हुआ था, क्योंकि फैमिली और किन ग्रुप ही सफिशिएंट था इस प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए। इन द अर्ली इकोनॉमी फैमिली वॉज द यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। अर्ली इकोनॉमी में यूनिट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो फैमिली था एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली वेदर द हस्बैंड एंड वाइफ, पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रेन टुगेदर फॉर्म द प्रोडक्शन यूनिट। और जो अर्ली इकोनॉमी में प्रोडक्शन यूनिट बनाया जाता था उसमें सारे फैमिली मेम्बर इंक्लूड होते थे, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो या पेरेंट्स या बच्चे हों, वो मिल के प्रोडक्शन यूनिट बनाते थे। एंड द एलोकेशन ऑफ द लेबर एंड द डिसीजन ऑन द फूड क्वेस्ट वेयर टेकन एट द फैमिली लेबर। और लेबर का एलोकेशन और फूड डिस्ट्रीब्यूशन फैमिली लेवल पे ही लिया जाता था। दे यूजुअली प्रोड्यूस्ड व्हाट दे एक्चुअली नीडेड। और वे वही प्रोड्यूस करते थे जिन्हें ज़रूरत होती थी। बट लेटर ऑन व्हेन द एक्स्ट्रा प्रोडक्शन वाज स्टार्टेड न्यू मैकेनिज्म्स वर डेवलप्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द एक्सेस प्रोडक्शन अमंग द अदर मेंबर्स। और जब एक्स्ट्रा प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ तब नया मैकेनिज्म डेवलप हुआ एक्सेस प्रोडक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अमंग द अदर मेंबर्स। सेकेंड वन इज़ द कंजम्पशन। सो द कंजम्पशन इज़ द डायरेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द कंज्यूमर्स। तो कंजम्पशन जो है वो गुड्स और सर्विसेज का डायरेक्ट यूटिलाइजेशन होता है कंज्यूमर्स के द्वारा। कंजम्पशन इन द सिंपल इकोनॉमी रिवील्स द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम एट द फैमिली लेवल। सिंपल इकोनॉमी में जो कंजम्पशन होता है वह डेमोक्रेटिक सिस्टम के नेचर का होता है फैमिली लेवल पे। द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक द रूट्स एंड द फ्रूट्स एंड द हंटेड गेम्स वेयर जॉइंटली शेयर्ड बाय द क्लैंस मेंबर और विलेजर्स टुगेदर।
जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि रूट्स, फ्रूट्स एंड द हंटेड गेम्स, मीन्स कि जो हंटेड एनिमल्स होते हैं वो जॉइंटली शेयर किए जाते हैं बाय द क्लैन मेंबर्स और द विलेजर्स टुगेदर। हाउएवर द मेन हंटर्स और द चीफ यूज टू गेट मोर शेयर्स। लेकिन जो मेन हंटर होता है जिसने हंटिंग किया है, या जो चीफ है जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, वह ज़्यादा शेयर लेता था एज कम्पेयर टू अदर मेंबर्स। जनरली अ डेमोक्रेटिक पैटर्न ऑफ कंजम्पशन कुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द अर्ली इकोनॉमी। और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एक डेमोक्रेटिक पैटर्न ऑफ कंजम्पशन को रिकॉग्नाइज किया गया है अर्ली इकोनॉमी में। फर्दर द प्रोडक्शन एंड द कंजम्पशन वेयर मोर और लेस बैलेंस्ड। तो जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन था वो मोर और लेस बैलेंस था। दे डिड नॉट एस्पायर फॉर प्रॉफिट इन द प्रोडक्शन। उनका एम प्रोडक्शन में प्रॉफिट लेना नहीं था। दे यूटिलाइज लोकली मेड सिंपल टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर। तो उन्होंने लोकली मेड सिंपल टूल्स को यूज़ किया और नेचर का एक्सप्लॉयटेशन किया, मीन्स कि फूड कलेक्शन या फिर पेड़ों को काट करके अपने घर बनाया। थर्ड वन इज द डिस्ट्रीब्यूशन। सो द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ लोकल ग्रुप और बिटवीन द डिफरेंट लोकल ग्रुप्स इज नोन एज द डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है विद इन अ लोकल ग्रुप या डिफरेंट लोकल ग्रुप्स के बीच में, उसे हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। आफ्टर हंटिंग अ गेम द मेंबर्स ऑफ द ट्राइबल ग्रुप पुल द मीट इनटू द डिफरेंट शेयर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट ईच शेयर अमंग द मेंबर्स। जब भी किसी जानवर की हंटिंग की जाती थी तो उसके बाद जो ट्राइबल ग्रुप के लोग होते थे, जो मेंबर्स होते थे, उनके बीच में शेयर मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे। अमंग द हंटर्स एंड द गैदरर्स यूजुअली द बिग मैन और द लीडर वुड टेक द इनिशिएटिव फॉर द सच डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो हंटर गैदरर्स होते थे उनके बीच में जो लीडर होता था या जो बड़ा आदमी होता था, जो एल्डर मैन होता था, वह इस डिस्ट्रीब्यूशन का इनिशिएटिव लेता था। द हंटेड मीट इज इक्वली शेयर्ड अमंग द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। और यह मीट जो है वह इक्वली शेयर किया जाता था अमंग द मेंबर्स। सिमिलर डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म आर फाउंड अमंग द विलेज सोसाइटी और द रूरल सोसाइटी ऑल्सो। और सिमिलर डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म जो है वह विलेज सोसाइटी और रूरल सोसाइटी में भी पाया जाता था। अमंग द विलेज कम्युनिटीज इन केरला वी कैन सी द सिमिलर टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन। केरला के कुछ विलेजेस में हम सिमिलर काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म को देख सकते हैं ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन, जब फसलों की कटाई की जाती है। जो हार्वेस्टेड क्रॉप होता है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमंग द फ्रेंड्स एंड द रिलेटिव्स। तो जो फसल काटी जाती है वह फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एंड द सिमिलरली गुड्स एंड सर्विसेज वुड बी एक्सचेंज बिटवीन द मेंबर्स। और इसी तरह से जो गुड्स और सर्विसेज होते हैं वो मेंबर्स के बीच में एक्सचेंज किए जाते हैं। अमेरिकन इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट कार्ल पोलानेई एंड द पॉल बोहानन डिस्टिंग्विश द 3 डिफरेंट मोड्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन और द एक्सचेंज। तो जो अमेरिकन इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे कार्ल पोलानेई और पॉल बोहानन, इन्होंने 3 डिफरेंट मोड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या एक्सचेंज को डिस्टिंग्विश किया, और ये थे रेसिप्रोसिटी, रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केट एक्सचेंज। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेसिप्रोसिटी को। अ टाइप ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। तो यह गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है जिसमें कि मनी का यूज़ नहीं किया जाता है। दीज एक्सचेंजेस टेक प्लेस बिटवीन द यूनिट ऑफ सेम काइंड। और ये जो एक्सचेंज होता है या सेम काइंड के यूनिट के बीच में प्लेस होता है, सच एज द इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड्स, किनशिप ग्रुप्स और द लोकल ग्रुप्स। तो यह सेम काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड्स, किनशिप ग्रुप्स या लोकल ग्रुप्स के बीच में एग्जिस्ट करता है। इट इज़ द म्यूचुअल गिव एंड टेक अमंग द पर्सन और अमंग द ग्रुप्स ऑफ द सेम स्टेटस। तो एक म्यूचुअल गिव एंड टेक का कॉन्सेप्ट होता है जो कि सेम स्टेटस के ग्रुप्स के बीच में एग्जिस्ट करता है। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू द 3 टाइप्स। तो रेसिप्रोसिटी को हम फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। दैट वन इज़ द जनरलाइज्ड, बैलेंस्ड एंड द निगेटिव। सबसे पहले देखते हैं जनरलाइज्ड रेसिप्रोसिटी को। यहाँ पे गिफ्ट जो है वो बिना किसी इमीडिएट रिटर्न के दिया जाता है। पेरेंट्स सेल्डम मीट द वांट्स ऑफ देयर चिल्ड्रन एक्सपेक्टिंग अ रेसिप्रोकल बिहेवियर फ्रॉम देम। जैसे कि पेरेंट्स होते हैं वो कभी बच्चों से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने उनके साथ व्यवहार किया है वही व्यवहार बच्चे भी उनके साथ करें।
द सेम काइंड ऑफ थिंग इज़ इन द जनरलाइज रेसिप्रोसिटी कि यहाँ पे जब कोई गिफ्ट देता है तो वो सामने वाले से ये उम्मीद नहीं रखता है कि सामने वाला भी उन्हें रिटर्न में कोई गिफ्ट देगा। और जो ये जनरलाइज रेसिप्रोसिटी होती है या क्लोज कीन्स के बीच में होता है, और जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वह जनरलाइज रेसिप्रोसिटी को इकोनॉमिक टर्म में कंसीडर नहीं करते हैं। सेकेंड वन इज़ द बैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी। इट इज़ एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन द टू पार्टीज ईदर इमीडिएटली और इन अ शॉर्ट टाइम। सो एक्सचेंज ऑफ गुड्स यहाँ एग्जिस्ट करता है। जनरलाइज में सिर्फ एक साइड से ही गिफ्ट देने का कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गुड्स है बिटवीन द टू पार्टीज़। या तो यह इमीडिएटली हो सकता है या फिर एक छोटे से टाइम पीरियड के बीच में हो सकता है। इट इज़ मोर कंसर्न विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स रेदर देन द डेवलपिंग द पर्सनल रिलेशन। यहाँ पे जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, मीन्स एक्सचेंज इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द पर्सनल रिलेशन। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ बार्टर, साइलेंट ट्रेड एंड द सेरेमोनियल एक्सचेंज। और ये तो बार्टर फॉर्म में हो सकता है, या फिर साइलेंट ट्रेड फॉर्म में हो सकता है, या फिर सेरेमोनियल एक्सचेंज फॉर्म में हो सकता है। बार्टर क्या होता है? द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर द गुड्स इज़ कॉल्ड द बार्टर। तो जब हम गुड्स फॉर गुड्स का एक्सचेंज करते हैं तब हम इसे बार्टर कहते हैं। इन बार्टर ईच पार्टी सिक्स टू गेट बेस्ट पॉसिबल डील। बार्टर में हर पार्टी जो है बेस्ट डील खोजती है फॉर देयर एक्सचेंज ऑफ गुड्स। बोथ में नेगोशिएट अंटिल अ रिलेटिव बैलेंस हैज़ बीन फाउंड। दोनों ही पार्टियां नेगोशिएट करती हैं जब तक कि एक बेस्ट डील ना मिल जाए उनको। ईच फील सेटिस्फाइड एट हैविंग अचीव द बेटर ऑफ द डील। और जब दोनों ही पार्टियां सेटिस्फाइड हो जाती हैं तब उनका डील एक बेटर डील होता है। जो साइलेंट ट्रेड या डम बार्टर होता है यह कुछ अफ्रीकन सोसाइटीज़ में देखा गया है। इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ बार्टर इन विच नो वर्बल कम्युनिकेशन टेक प्लेस। तो यह अफ्रीका की कुछ सोसाइटीज़ में पाई गई हैं और यह एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ बार्टर होता है जिसमें कोई भी वर्बल कम्युनिकेशन नहीं होता है। द सिमांग एंड द सकाई ट्राइब्स ऑफ द मले फॉरेस्ट डू कंसिडर each other as the enemies exchange their forest products। तो जो सिमांग और सकाई ट्राइब्स हैं मले फॉरेस्ट के, वो अपने फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को एज अ एनिमी एक्सचेंज कंसीडर करते हैं। जो तीसरी चीज़ है वो है सेरेमोनियल एक्सचेंज। तो यहाँ पे ट्रेड में ऑल्सो टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ सेरेमनीज एज इन द केस ऑफ कुला एक्सचेंज अमंग द ट्रोबेरियन आइलैंडर्स। तो यहाँ पे जो ट्रेड होता है वो सेरेमनीज़ के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, जैसा कि ट्रोबेरियन आइलैंड में कुला एक्सचेंज होता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ बैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी, और यह एक तरीके का बैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी होता है। निगेटिव रेसिप्रोसिटी, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्सचेंज इन विच वन ट्राइज टू गेट समथिंग आउट ऑफ नथिंग। मीन्स कि एक इंसान कुछ सामान लेना तो चाहता है लेकिन उसके बदले में वो कुछ देना नहीं चाहता है। इट इज़ मोस्ट प्रैक्टिस्ड अमंग द स्ट्रेंजर्स और द एनिमीज़। और यह सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है अमंग द स्ट्रेंजर्स और एनिमीज़ के बीच में। द पार्टीज इन्वॉल्व हैव द अपोजिंग इंटरेस्ट एंड आर नॉट क्लोजली रिलेटेड। और जो यहाँ पे पार्टीज़ इन्वॉल्व करती हैं उनका जो इंटरेस्ट होता है वो अपोजिट होता है और वो क्लोजली रिलेटेड नहीं होते हैं। एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ नेगेटिव रेसिप्रोसिटी इज़ टू एक्वायर समथिंग बाई फोर्स। तो जो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ नेगेटिव रेसिप्रोसिटी होती है वो किसी चीज़ को भी फोर्सफुली एक्वायर करने वाली होती है। तो नेगेटिव रेसिप्रोसिटी में जो चीज़ें आती हैं, फोर्सफुली किसी भी चीज़ को लेना और उसके बदले में कुछ भी ना देना, जैसे कि जो डकैती होती है या लूट होता है, ये चीज़ें इसमें आती हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ द रीडिस्ट्रीब्यूशन। सो ऑन द सर्टेन ओकेजन्स द गुड्स आर कलेक्टेड बाई अ सेंट्रल एजेंसी। कुछ ओकेजन्स पे जो गुड्स होती हैं वो कलेक्टेड की जाती हैं एक सेंट्रल एजेंसी के द्वारा, और तब इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है दूसरों लोगों में जिन्हें इनकी ज़रूरत होती है। जैसे अब मॉडर्न इकोनॉमी में देखते हैं, जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है वो फूड ग्रेन्स को कलेक्ट करता है फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर नेशन, एंड देन थ्रू अ नेटवर्क ऑफ एक्सचेंज सिस्टम इट रीडिस्ट्रीब्यूट्स द सेम टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट।
तो FCI पहले फूड कलेक्ट करता है फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर नेशन और एक एक्सचेंज सिस्टम के नेटवर्क के थ्रू इसे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। और यही सिस्टम सिंपल इकोनॉमी में भी एग्जिस्ट करता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म इन विच अ सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल यूजुअली अ पॉलिटिकल नेचर इज इसेंशियल। तो यह एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म हो जाता है जिसमें कि एक सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है जो इसेंशियली एक पॉलिटिकल नेचर का होता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन में बी क्लासिफाइड इनटू द एडमिनिस्ट्रेटिव बेस्ड एंड द पोथलेज बेस्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन। सो रीडिस्ट्रीब्यूशन को हम दो पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव बेस्ड एंड सेकेंड वन इज़ द पोथलेज बेस्ड। तो हम सबसे पहले देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव बेस्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन। जो मॉडर्न गवर्नमेंटल सिस्टम है उसमें टैक्सेस को सारे लोगों से ही कलेक्ट किया जाता है, इधर इन फॉर्म ऑफ द इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्सरसाइज टैक्स एक्सेट्रा। टैक्सेस को कलेक्ट किया जाता है लोगों से इन द फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्साइज टैक्स एंड इसे रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है फॉर द कॉमन यूज़। In the administrative based redistribution, the movement of goods and services take place towards an administrative center and reallocated for the common good by the authorities. तो यहाँ पे जो गुड्स एंड सर्विसेज का मूवमेंट होता है वह एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के थ्रू किया जाता है और इसे रीअलोकेट किया जाता है फॉर द कॉमन गुड बाय द डिफरेंट अथॉरिटीज़ हु मैनेज ऑल दीज थिंग्स। सेकेंड वन इज़ द पोथलेज बेस्ड रिडिस्ट्रीब्यूशन। पोथलेज में एक चीफ एक होस्ट होता है जो कि एक्यूमुलेट करता है मटेरियल को फॉर द रिडिस्ट्रीब्यूशन एमंग इट्स मेंबर्स। सो द पोथलेज सेरेमनी एमंग द नॉर्थ वेस्ट कोस्ट क्वेकितल इंडियंस ऑफ अमेरिका इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ रिडिस्ट्रीब्यूशन। तो जो पोथलेज सेरेमनी है क्वेकितल इंडियंस ऑफ अमेरिका के नॉर्थ वेस्ट कोस्ट पे, तो ये भी एक रीडिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्म होता है। इट इन्वॉल्व्स द रिचुअल्स डिस्प्ले ऑफ वेल्थ। तो यह रिचुअल डिस्प्ले ऑफ वेल्थ होता है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स अमंग द गेस्ट फॉर द पर्पज ऑफ कन्फर्मिंग एंड इंक्रीजिंग द होस्ट प्रिविलेज एंड प्रेस्टीज। तो यह एक रिचुअल डिस्प्ले ऑफ वेल्थ होता है और इसमें जो गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है अमंग द गेस्ट, इसका पर्पज़ ये होता है कि वह जो होस्ट है जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वह अपनी सोसाइटी में एक अलग प्रिविलेज और प्रेस्टीज को शो कर रहा है। नेक्स्ट थिंग इज द मार्केट। दिस इज ऑल्सो नोन एज द मनी एक्सचेंज और द कॉमर्शियल एक्सचेंज। तो हम इसे मनी एक्सचेंज या कॉमर्शियल एक्सचेंज के नाम से भी जानते हैं। लेकिन फूड गैदरिंग इकोनॉमी में कोई भी मार्केट एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि जो भी प्रोड्यूस किया जाता है वह सिर्फ डेली नीड्स को पूरा करने के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। मीन्स कि सबसिस्टेंस टाइप ऑफ इकोनॉमी होती है। इन द सिंपल फूड प्रोड्यूसिंग इकोनॉमीज ऑल्सो देयर वॉज नो रेगुलर मार्केट बिकॉज दे प्रोड्यूस ओनली टू मीट देयर सबसिस्टेंस नीड्स। हाउएवर द सिस्टम ऑफ मार्केट ओरिजिनेट्स व्हेन द फूड प्रोड्यूसिंग इकोनॉमीज चेंज फ्रॉम द सबसिस्टेंस टू सरप्लस प्रोडक्शन। तो जो सिंपल फूड प्रोड्यूसिंग इकोनॉमीज़ हैं वहाँ पे भी कोई रेगुलर मार्केट नहीं है, क्योंकि वह सबसिस्टेंस नीड्स के हिसाब से अपना प्रोडक्शन करते हैं और जब उनका प्रोडक्शन सबसिस्टेंस से सरप्लस हुआ तब उन्हें सिस्टम ऑफ मार्केट की ज़रूरत पड़ी। इट इज़ मोर डेवलप्ड फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग मैकेनिज़्म। तो यह एक डिस्ट्रीब्यूटिंग मैकेनिज़्म का नेक्स्ट लेवल है जो कि ज़्यादा डेवलप्ड है। मार्केट एक्सचेंज इज़ एसोसिएटेड विद मनी। जो मार्केट एक्सचेंज है या मनी से एसोसिएटेड होता है। इट इज़ द मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज को बाई और सेल किया जाता है। मॉडर्न मार्केट इन्वॉल्व्स द मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस, कंपटीशन एंड द मोनोपोली। तो जो मॉडर्न मार्केट है वो मॉनिटरी ट्रांजैक्शन को इन्वॉल्व करता है। मीन्स जो पैसे का ट्रांजैक्शन होता है, कंपटीशन होता है प्रोडक्ट्स के बीच में और प्रोडक्ट्स की मोनोपोली होती है बेस्ड ऑन देयर क्वालिटी। बट in the simple economy, importance is given to the social and the cultural functions rather than the monetary transactions. तो जो सिंपल इकोनॉमी में सोशल कल्चरल फंक्शंस को इम्पोर्टेंस दिया गया है वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नो डाउट वी मे गेट डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स फ्रॉम द मॉडर्न मार्केट। आज के जो
जो मॉडर्न मार्केट है वहाँ से हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स को हम ले सकते हैं, लेकिन द फेस्टिवल्स और द सीजनल मार्केट्स वाज अ प्लेस ऑफ द सोशल गैदरिंग। लेकिन जो फेस्टिवल या सीजनल मार्केट्स होते हैं सिंपल इकोनॉमी में, वो सोशल गैदरिंग का एक प्लेस होता है, एंड इस गैदरिंग के थ्रू लोग जो है वो अपने रिलेशनशिप को रीइंफोर्स करते हैं, एंड एक्चुअली सच मार्केट्स आर द प्लेस ऑफ द कल्चरल इंट्रैक्शन। और ये मार्केट सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को नहीं शो करता है, बल्कि यह एक प्लेस ऑफ कल्चरल इंट्रैक्शन होता है। दीज मार्केट सिस्टम्स इन द प्रीलिटरेट सोसाइटी कैन बी ऑफ द डिफरेंट टाइप्स। और ये जो मार्केट सिस्टम है प्रीलिटरेट सोसाइटी में, ये डिफरेंट टाइप की होती है, दैट इंक्लूड द टेम्परेरी मार्केट, पेरीफेरल मार्केट एंड द परमानेंट मार्केट। तो प्रीलिटरेट सोसाइटी में इस तरह की जो मार्केट होती है, इसे भी हम फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो कि है टेम्परेरी, पेरीफेरल एंड द परमानेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेम्परेरी मार्केट। टेम्परेरी मार्केट क्या होता है कि कुछ सोसाइटीज़ में टेम्परेरी शेल्टर्स होते हैं जो कि गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रांजैक्शंस के लिए अरेंज किए जाते हैं। हेयर दे एक्सचेंज द गुड्स एंड बॉट द नेसेसरी थिंग्स। यहाँ पे लोग गुड्स का एक्सचेंज करते हैं और अपनी ज़रूरत की चीज़ों को खरीदते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द वीकली मार्केट। और टेम्परेरी मार्केट को हम वीकली मार्केट के नाम से भी जानते हैं। पेरीफेरल मार्केट, एज देयर वॉज नो सरप्लस प्रोडक्शन इन द सबसिस्टेंस इकोनॉमी, सो यूजुअली द प्रोड्यूस मे नॉट एंटर इनटू द मार्केट। तो जहाँ पे कोई भी सरप्लस प्रोडक्शन नहीं होगा, वहाँ पे कोई भी प्रोड्यूस मार्केट में एंटर नहीं करेगा, क्योंकि जो भी प्रोड्यूस होगा वो कंजम्पशन में चला जाएगा और कोई भी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन नहीं बचेगा जो मार्केट में आए। सो इट इज़ अ प्लेस वेयर पीपल मेक गॉसिप्स, रिन्यू फ्रेंडशिप्स एंड द सी रिलेटिव्स। तो ये एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे लोग मिलते हैं, गॉसिप करते हैं, अपने फ्रेंडशिप को बढ़ाते हैं और रिलेटिव्स को मिलते हैं। द पेरीफेरल मार्केट इज़ कॉल्ड द पेरीफेरल। तो पेरीफेरल मार्केट को पेरीफेरल कहा जाता है क्योंकि दे अकाउंट फॉर ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ सोसाइटीज़ प्रोड्यूस। क्योंकि वहाँ पे एक बहुत ही स्मॉल पार्ट जो होता है सोसाइटी का, वो उस मार्केट में एग्जिस्ट करता है या आता है। द परमानेंट मार्केट, परमानेंट मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, और यह सिर्फ मनी के द्वारा ही किया जाता है। इन द परमानेंट मार्केट मनी फैसिलिटेट्स ट्रेड। तो परमानेंट मार्केट में मनी जो है वो ट्रेड को फैसिलिटेट करता है। प्योरली अ कॉमर्शियल एक्सचेंज, और यह प्योरली कॉमर्शियल एक्सचेंज होता है क्योंकि यहाँ पे मनी का यूज़ किया जाता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन एंड इंडिजीनियस इकोनॉमिक सिस्टम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।